नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। अगर आप एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लॉर्ड रिपन और उनके समय पर घटित हुई इल्बर्ट बिल विवाद की घटना अगर पूछी जाती है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो आपके इस वीडियो में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमए द्वितीय सेमेस्टर के चौथे पेपर भारत में राज्य की पहली इकाई लॉर्ड रिपन और उनके शासनकाल में प्रमुख सुधारों, चाहे वो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था हो, चाहे वह हंटर शिक्षा आयोग हो या फिर इल्बर्ट बिल हो, इन सभी से जुड़े प्रश्न 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं लॉर्ड रिपन और उनकी इल्बर्ट बिल विवाद की समस्या को। पहले हम जानते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड रिपन के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म 24 अक्टूबर 1827 को हुआ था और लॉर्ड रिपन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एफ.जे. लॉर्ड रिपन के दूसरे पुत्र थे। लॉर्ड रिपन ग्लैडस्टोन के शासनकाल में भारत के वायसराय बने। इससे पहले ये भारत सचिव भी रह चुके थे। रिपन 1880 से 1884 के दौरान भारत के वायसराय रहे। इल्बर्ट बिल विभिन्न सुधारों में प्रमुख था, जो मूल भारतीयों को अतिरिक्त कानूनी अधिकार देता था, जिसमें न्यायाधीशों की अदालत में यूरोपीय लोगों का भी न्याय करने की क्षमता शामिल कर दी गई थी। इस प्रयास में रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का समर्थन प्राप्त था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें विश्व की पहली महिला नर्स होने का खिताब प्राप्त है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम नर्स दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 से 56 के बीच हुए क्रीमियन वॉर में इन्होंने अपनी सेवा देकर कई सैनिकों का जीवन बचाया था। दोस्तों, इन्होंने रिपन का समर्थन किया और रिपन की इन व्यवस्थाओं और उसके प्रमुख सुधारों के कारण ही उन्हें भारत में एक उदारवादी वायसराय के रूप में जाना जाता है और वे भारतीयों के प्रति झुकाव रखते थे। साथ ही रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद के इस नोट्स को मैं सामान्य रूप से आपके सामने पढ़कर सुनाऊं, इससे पहले हम इसे हमारी बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप और हम सभी फिल्में देखते हैं और फिल्मों से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं, तो क्यों ना इस समस्या को हम किसी फिल्म से ही इंस्पायर कर लें। मान लीजिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता था, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जीवन दलितों को उठाने के लिए समर्पित रहा और उन्होंने कहा कि भैया, जब ब्राह्मण मंदिर जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, तो दलित क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने सभी को समान बनाया है। यही समानता लॉर्ड रिपन ने लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भैया, जब गोरे गोरे न्यायाधीश भारतीयों को सज़ा दे सकते हैं तो भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों को सज़ा क्यों नहीं दे सकते। अपराधी तो अपराधी होता है, सज़ा देने का काम न्यायाधीश का होता है। अब न्यायाधीश भारतीय हो या फिर एक ब्रिटिश हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर से ही विवाद शुरू हुआ। इल्बर्ट बिल के जरिए कहा गया कि अब भारतीय भी गोरे अपराधियों का विवाद सुलझा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी सही यह विवाद प्रक्रिया लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। यहाँ पर सामान्य लोगों को जितनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा समस्या ब्रिटिश और यूरोपीय व्यापारियों को थी। क्यों थी? क्योंकि दूसरे देशों के न्यायालयों या फिर ब्रिटेन के न्यायालयों में जो बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी हुआ करते थे, जब उनका मुकदमा जाता था, क्योंकि वे इतने बेरहम हुआ करते थे कि वे कई बार अपने नौकरों की पीठ पर हत्या कर देते थे, तो वे गोरे न्यायाधीशों के साथ साठगांठ कर लेते थे और उन्हें पैसे देकर या फिर सामान्य हर्जाना देकर अपने आप को बचा लेते थे। लेकिन अब उनके मन में यहाँ डर बैठ गया कि अगर भारतीय न्यायाधीश के पास उनका मुकदमा गया तो फिर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय न्यायाधीशों को खरीदना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस अपने निजी स्वार्थ को सामाजिक रंग देने का प्रयास किया। कुछ व्यापारियों ने इसे इतना ज़्यादा प्रचारित किया कि यह द टाइम्स जैसे जो ब्रिटिश का उस समय का प्रसिद्ध पत्रकार था, उसने भी इस एजेंडे को चलाया और आगे चलकर पूरा यूरोपीय समाज इसका विरोध में आ गया और फिर आगे चलकर इल्बर्ट बिल को संशोधित करना पड़ा और तब जाकर यह विवाद शांत हुआ। तो ये सामान्य रूप में हमने समझने का प्रयास किया था। अब फैक्ट के साथ हम इस
इस नोट्स में देखने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद, लॉर्ड रिपन के न्याय संबंधी सुधार। लॉर्ड रिपन ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। उस समय न्याय के क्षेत्र में यूरोपीय और भारतीयों के बीच जो पक्षपात किया जाता था उसे समाप्त करने के लिए एल्बर्ट बिल लाया गया। सर पीसी एल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, उन्होंने विधान परिषद में 2 फरवरी 1883 को एक बिल प्रस्तुत किया जो एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 बातें याद रखिए। पहला कि पीसी एल्बर्ट कौन थे, तो वे वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, और दूसरा कि एल्बर्ट बिल कब लाया गया, तो यह 2 फरवरी 1883 को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, इस विधेयक का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं को समाप्त करना तथा भारतीयों और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों को समाप्त करना, यानी कि सभी को समान लाना। जैसे ही इस विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया, वैसे ही इस पर एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। वास्तव में झगड़ा करने वाले बड़े बड़े उद्योगों वाले यूरोपीय स्वामी थे। ये लोग अपने कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार करते थे और कभी कभी तो पीटते पीटते उनकी हत्या भी कर देते थे। इन लोगों को यूरोपीय न्यायाधीश बिना दंड के ही अथवा थोड़ा सा दंड देकर छोड़ देते थे। उन विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु यूरोपीय समुदाय ने एक प्रतिरक्षा संघ बनाया। प्रतिरक्षा संघ यानी कि डिफेंड करने के लिए एक यूनियन टाइप इन्होंने बनाया। उसने एल्बर्ट बिल के विरुद्ध प्रचार किया और कहा, ये कोटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि कई बार ये पूछी जाती है, और एल्बर्ट बिल के बाद जो भारतीयों के मन में ठेस पहुंची वो इसी कोटेशन के कारण पहुंची। इसीलिए इसे कोशिश कीजिए कि याद कर लें। उन्होंने कहा, क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे? क्या वे हमें जेल भेजेंगे? क्या वे हम पर आज्ञा चलाएंगे? कभी नहीं, यह असंभव है। इससे अधिक अच्छा होगा कि भारत में अंग्रेजी राज्य ही समाप्त हो जाए, किंतु यह ठीक नहीं है कि हम इस प्रकार के तिरस्कृत कानूनों के अधीन रहे। उनके अनुसार वायसराय ने अपने ही देशवासियों पर प्रहार किया। देखिए, आजकल के जो राजनेता या फिर कई बार राजनेता किसी घटना को जिस प्रकार से धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह इस समय के व्यापारियों ने इस घटना को कितनी आसानी से एक सामाजिक रंग देने की कोशिश कर दी। उन्होंने कहा कि ये न केवल हम जैसे व्यापारियों के खिलाफ है, बल्कि ये पूरी गोरी संस्कृति यानी कि यूरोपीय सभ्यता के खिलाफ है। इससे अच्छा हो कि ब्रिटिश सरकार ही समाप्त हो जाए और भारत स्वतंत्र हो जाए। इससे तो इस लाइन से तो पूरी ब्रिटिश सरकार ही हिल गई, और उन्होंने कहा कि भैया बहुत बड़ी बात हो गई है। उन्होंने वायसराय को गालियाँ दी और अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया जाए। यह भी संभव था कि कोलकाता में जातीय दंगे हो जाते। कुछ यूरोपीय ने तो वायसराय को मार डालने का भी षड्यंत्र रचा था, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध पत्र द टाइम्स ने रिपन की नीतियों की कटु आलोचना की। महारानी विक्टोरिया तक बात जा पहुंची और उन्होंने भी इस प्रस्ताव को उचित नहीं माना। इस प्रबल विरोध के सामने रिपन को भी झुकना पड़ा और अंत में एक समझौता हो गया। एल्बर्ट बिल में कुछ संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार सेशन न्यायाधीशों या जिलाधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही यूरोपियों को यह भी छूट दी गई कि वे ज्यूरी तथा हाई कोर्ट में मुकदमों को ले जा सकते हैं, जबकि भारतीयों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। एल्बर्ट विवाद ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, क्योंकि यह निर्णय भारतीयों के स्वाभिमान पर चोट था। इससे भारतीयों को संगठित होने की प्रेरणा मिली। एक तो हमारे ही घर में तुम आकर हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारे घर में आए हैं तुम्हारा उद्धार करने, और तुम जैसे गरीबों भूखे नंगों को हम सभ्य होना सिखाने आए हैं। इसके कारण जो भारतीय क्रांतिकारी थे वे आग बबूला हो सके, और कई क्रांतिकारी घटनाएं इसी एल्बर्ट बिल के कारण घटित हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको एल्बर्ट बिल विवाद समझ में आया होगा, और माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं बेहतर तरीके से आपको समझा नहीं पाया तो। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। तुलसीदास जी ये कहते हैं तो जरूर ही सच कहते होंगे। अपने क्रोध को शांत रखिए, क्योंकि आप वीर और साहसी है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।